हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जनवरी महीने का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट और इसके अलावा लेखपाल यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। इन्हें किस लिए प्रदान किया गया? तो उनका नाटक है सम्राट अशोक, इसके लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा को अगर देखा जाए तो इनका जन्म जो है वो 2 मई 1935 को हुआ। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। ये जो दया प्रकाश सिन्हा हैं ये अवकाश प्राप्त यानी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और इसके साथ ही वो हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक व चर्चित इतिहासकार भी हैं। इस वर्ष में अगर अंग्रेजी साहित्य के लिए देखा जाए कि किसे ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो अंग्रेजी साहित्य के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि हिंदी साहित्य में किसे दिया गया तो दया प्रकाश सिन्हा को, किस लिए तो उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज यूपी कैटवॉक का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रुचि सिंह ने। लखनऊ के एक रिजॉर्ट में मिसेज यूपी प्रतियोगिता ये आयोजित की गई थी जिसमें शिक्षिका ने कैटवॉक का खिताब जीता है। मुंबई की मधुकमल पिक्चर्स की ओर से मिस यूपी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। तो उसमें जो सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक है उसके गांव सैदापुर की उच्च प्राथमिक स्कूल की सहायक शिक्षिका रुचि सिंह ने भी इसमें भाग लिया था, यानी वो इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। और निर्णायक कमेटी ने शामिल फैसल डिजाइनर अर्चना मर्चेंडिल्स व 2001 की मिसेज वर्ल्ड अदिति गोवित्रकर ने रुचि को मिसेज यूपी कैटवॉक का खिताब दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लखनऊ के एक रिजॉर्ट में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कौन सी? मिसेज यूपी प्रतियोगिता। तो इसका जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो रुचि सिंह को, जो कि सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के गांव सैदापुर की उच्च प्राथमिक स्कूल की एक सहायक शिक्षिका हैं, उन्हें जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया। और ये अवार्ड उन्हें किसने दिया? तो फैसल डिजाइनर अर्चना मर्चेंडिल्स व 2001 की मिसेज वर्ल्ड अदिति गोवित्रकर ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। और दोस्तों ध्यान रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने इन सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को कितनी जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जगहों पर। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इस तरह के ये सी प्लेन चलाने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। और पूरे देश में कितने सी प्लेन चलाए जाएंगे? तो 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत, ठीक है ध्यान रखना है, यहां से पूछा जा सकता है कि जो सी प्लेन केंद्र सरकार ने घोषणा की है वो किस योजना के तहत चलाए जाएंगे? तो उड़ान योजना के तहत पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। पहले चरण में स्पाइस जेट को 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति मिल गई है। गोरखपुर से वाराणसी के बीच भी स्पाइस जेट को सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहां पर चलाया जाएगा? तो गोरखपुर से वाराणसी के बीच। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर के रामगढ़ ताल से भगवान भोले शंकर की नगरी काशी तक ये सी प्लेन चलाया जाएगा।
स्पाइस जेट को ये सी प्लेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जो अब बस 40 से 45 मिनट में पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने कितने सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। तो पूरे देश में 100 सी प्लेन चलाने की घोषणा की है। ठीक है, अगली चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सी प्लेन है वो किस योजना के तहत चलाए जाएंगे। तो उड़ान योजना के तहत। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए कि कहां पर सी प्लेन चलाया जाएगा, तो गोरखपुर से वाराणसी के बीच में सी प्लेन चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, इसका लाभ क्या होगा। तो राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं और इसके अलावा जो भी पेंशनर हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत क्या होगा, तो जिस तरह से जो आयुष्मान कार्ड बनता था लोगों का, तो उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता था, तो उसी तरह से जो ये राज्य के कर्मचारी होंगे, जो राज्य के पेंशनर होंगे, उन्हें भी इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किसने शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 2 जनवरी 2022 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया है मेरठ में। ठीक है, किस नाम से? तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी के नाम से। नए साल में यूपी के अपने पहले दौरे पर आए पीएम मोदी ने मेरठ के सलावा इलाके में इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी 91.38 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसके निर्माण पर कितना खर्चा आएगा? तो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। यहाँ पर 1080 खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी। वहीं इसमें खेल, खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न कोर्सेज के अलावा ट्रेनिंग और रिसर्च भी संचालित किए जाएंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये मेरठ में। और इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इसकी आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र कुमार तिवारी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना है कि ये जो जीवाश्म मिले ये दुनिया का सबसे पुराना मेगास्कोपिक जीवाश्म है, जो कि कहां पे मिला? तो सोनभद्र के चोपन तहसील के बारी गांव से ये मिला है। कहां से मिला है? सोनभद्र में एक बारी गांव है चोपन तहसील में, तो वहां से इस जीवाश्म को पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3D AMG तकनीकी से बनने वाला देश का प्रथम एक्सप्रेस वे, यहां पे वे होगा, कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे होगा, ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा और कितना लंबा होगा? तो 63 किलोमीटर ये लंबा होगा। अब दोस्तों ये जो 3D AMG तकनीकी है, इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी ठेकेदार होते हैं या फिर जो भी एक्सप्रेस वे से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं जो कि काम को करवाते हैं, तो उनके काम में ये तकनीकी सहायक होती है। किस तरह से होती है कि जब एक्सप्रेस वे बनता है तो वहां पर एक डिवाइस लगाई जाती है और वो जो डिवाइस है वो ठेकेदार और जो भी अधिकारी होते हैं उनसे वो कनेक्ट रहती है, उनके स्मार्टफोन से या उनके लैपटॉप या टैबलेट से। ठीक है, और ये सारे जो एक्सप्रेस वे बनते हैं तो वहां पर जो काम हो रहा है तो उसकी जो निगरानी है वो अधिकारी और जो ठेकेदार हैं वो घर बैठे कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप की मदद से। तो इस तरह की जो तकनीकी से बनने वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे है वो कौन सा बना है? तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है 3D AMG तकनीकी से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी में 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी ने। अब दोस्तों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होता क्या है? तो हरे भरे इलाकों से निकलने वाले एक्सप्रेस वे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहा जाता है और इसके अलावा इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीन कॉरिडोर के नाम से। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। और दोस्तों इसको बनाने का कारण क्या होता है? तो इसको बनाने का कारण ये होता है
कि ये जो एक्सप्रेसवे हैं ये आबादी वाले इलाकों से नहीं निकलती हैं। तो इससे क्या है कि लोगों के घर हैं या जो भी बिल्डिंग्स होती हैं तो उनकी टूट फूट से बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो जंगलों से होते हुए एक्सप्रेसवे निकलते हैं तो उसके लिए जो ज़मीन है वो भी काफ़ी सस्ती मिलती है। तो यही कारण है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का। और इसके साथ ही जो पिछड़े इलाके के लोग होते हैं तो उन्हें भी इस एक्सप्रेसवे की मदद से उनके आर्थिक अवसर जो है वो खुलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। तो यूपी में कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया? तो 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों ये जो देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना है तो इसके बन जाने से क्या होगा? तो इसके बन जाने से आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखने में जो है आसानी होगी और ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको भी कम किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे। आईआईटी परिसर में संचालित स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ओर से इस कवायद के लिए हृदय यंत्र कार्यक्रम बनकर तैयार हो गया है। आईआईटी के उपनिदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने बताया कि कृत्रिम हृदय को तैयार करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस को विकसित करना होगा। प्रमुख अस्पतालों की मदद से यह कार्यक्रम दुनिया के लिए मेड इन इंडिया के विजन को बढ़ावा देगा। अभी जो कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है वो बेहद ही खर्चीला होता है और आयात किया जाता है, यानी हमारे देश में कृत्रिम हृदय का निर्माण नहीं किया जाता है। आईआईटी कानपुर में यह तैयार हो जाता है तो इसे मील का पत्थर माना जाएगा। यह देश की पहली ऐसी डिवाइस होगी जो यहाँ पर विकसित होगी। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी के कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं वो जो है कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि भारत में पहली बार कृत्रिम हृदय विकसित किया जाएगा और कहां पर? तो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, इसके अलावा ये जो कृत्रिम हृदय है ये दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय होगा। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चित है। तो ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय कहां पर तैयार किया जाएगा? तो आईआईटी कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रश्मि कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनरल विपिन रावत के नाम पर। और दोस्तों ये जो जनरल विपिन रावत हैं ये अभी शहीद हो गए थे। तो दरअसल क्या हुआ था कि इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था। कहाँ पर क्रैश हुआ था? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस वजह से जो ये जनरल विपिन रावत थे वो शहीद हो गए थे। और दोस्तों ये भारत के पहले CDS थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनका हेलीकॉप्टर कब क्रैश हुआ था? तो 8 दिसंबर 2021 को इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? तो जनरल विपिन रावत के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। केंद्रीय जल मंत्रालय ने यूपी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार दिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल हुआ। उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मुजफ्फरनगर चयनित हुआ, जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बलुआ को उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। तो यहां से दोस्तों ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की जो घोषणा की गई है तो उसमें उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन सी श्रेणियों में मिले हैं? तो एक तो उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। दूसरा, उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को। और एक ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बलुआ को उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के अभियान में बड़ा कदम बढ़ाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झांसी के। अब दोस्तों झांसी के जो मंडल आयुक्त हैं डॉक्टर अजय शंकर पांडे, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया। दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने
राजस्व और शस्त्र अधिनियम के 2 मामले थे, तो उनका जो फैसला है इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। और डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने झांसी की 111 वर्ष पुरानी कमिश्नरी में शुक्रवार को इतिहास रच दिया। यानी 111 वर्ष पुरानी जो कमिश्नरी है वहां पर कभी भी संस्कृत भाषा में कोई भी फैसला नहीं लिखा गया। देश की आजादी के बाद से अब तक प्रदेश की किसी भी राजस्व न्यायालय के आदेश में संस्कृत का उपयोग नहीं किया गया। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि देश की आजादी के बाद जो है अब तक प्रदेश की किसी भी राजस्व न्यायालय के आदेश संस्कृत में नहीं लिखे गए। इससे पहले सभी निर्णय अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखे जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में किसने अपना फैसला सुनाया है, तो झांसी मंडल के आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, केवीआईसी ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। और दोस्तों ये जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इससे संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो वैन है ये किस आयोग द्वारा डिजाइन की गई है? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। ये जो वैन है इसकी लागत कितनी है? तो 15 लाख रुपए इस एक वैन की लागत है। और दोस्तों ये जो वैन होगी ये 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद संशोधित कर सकती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च करी गई? तो ये गाजियाबाद में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को कुल कितने प्रतिष्ठित ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौसाम्बी के कोखराज में स्थापित किया जा रहा है, इसकी कुल लागत कितनी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये जो सेंटर होगा इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख फलदार पौधे तैयार किए जाएंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौसाम्बी के कोखराज में स्थापित किया जाएगा और इसकी लागत कितनी होगी? तो 10 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक कितने किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5.6 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद BEL तक 5.60 किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बनना है। आनंद विहार बस अड्डा परिसर में इसका भूमिगत स्टेशन बनेगा और ये जो हिस्सा होगा ये जमीन के 20 मीटर नीचे बनेगा। सामान्य रूप से अगर समझा जाए कि इसकी गहराई कितनी होगी तो खोदाई के बाद नीचे से ऊपर तक करीब 10 मंजिला इमारत खड़ी की जा सकती है, ये इसकी गहराई है। भूमिगत हिस्से की चौड़ाई कितनी है? तो करीब 6.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। यह देश में मौजूदा मेट्रो प्रणालियों में 2 स्टेशनों के बीच सबसे लंबे सुरंग खंड होंगे। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि ये देश में मौजूदा मेट्रो प्रणालियों में 2 स्टेशनों के बीच सबसे लंबे सुरंग खंड होंगे। और किस परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है? तो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इर्तिजा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर से। और दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो विभिन्न राज्यों से सामाजिक सेवाओं, चिकित्सा, शोध अनुसंधान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 30 युवाओं को दिया जाता है। तो उसमें से जो उत्तर प्रदेश की हैं वो कौन रही? तो इर्तिजा हसन जो कि सहारनपुर की निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा के पास कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 गांवों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव कौन कौन से हैं? तो मेहनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया, ये 4 गांव हैं। ये गांव वनटांगिया गांव हैं। वनटांगिया समुदाय में म्यांमार से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग इसमें शामिल हैं। राजस्व गांव एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। तो दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास जो 4 गांव स्थित हैं उनको राजस्व गांव घोषित किया है। अब दोस्तों राजस्व गांव घोषित होने से क्या होगा? तो ये जो गांव हैं जो कि राजस्व गांव घोषित किए गए हैं, तो यहां पर अब जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी तो उनका लाभ इन गांव में अच्छी तरीके से दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या था, ये गांव राजस्व गांव घोषित नहीं थे, तो यहां पर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जाती थी तो उसका लाभ इन गांव को नहीं मिल पाता था। और दोस्तों यहां से एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो गांव है ये वनटांगिया गांव है। और वनटांगिया गांव का मतलब क्या है?
तो दरअसल दोस्तों अंग्रेजों के टाइम पर जब ट्रेनों की पटरियां बिछाई जा रही थी तो उस दौरान क्या हुआ था कि बहुत अधिक पेड़ों की कटाई हुई थी और उन पेड़ों की भरपाई करने के लिए पौधरोपण किया गया था। तो उस पौधरोपण करने के लिए लोगों को जंगलों में बसने के लिए कहा गया था और जो लोग थे वो जंगलों में बसे थे जगह जगह पर, ठीक है। और वन टांगिया क्यों कहा गया, तो इसलिए क्योंकि जो पौधे हैं जिनका पौधरोपण किया जा रहा था वो टांगिया विधि से किया जा रहा था और लोग वनों में रहते थे, तो इसलिए ये जो लोग हैं वो वन टांगिया कहलाए। और दोस्तों वहां पर जो लोग हैं वो समूह में रहने लगे थे जंगलों में, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर धीरे धीरे करके गांव सा हो गया था, तो इस वजह से उन्हें जो है वन टांगिया गांव कहा जाता है। और ये जो वन टांगिया गांव है यहाँ पर सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता था। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया, तो इन गांवों के नाम ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां पर रखी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। और दोस्तों ये जो प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, इससे क्या लाभ होगा, तो इस स्थान के खुल जाने से छात्रों के सामने होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर खुलेंगे और इसके अलावा जो छात्र होंगे वो इसमें से निकलने के बाद सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर नहीं होंगे बल्कि वे खुद से होटल या रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़ सकेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर खुला है, तो ये गोरखपुर में खुला गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11 जनवरी को। और दोस्तों ध्यान रखना है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली जोयराइड ट्रेन किन 2 जिलों के बीच चलाई गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच। और दोस्तों ये जो ट्रेन होगी वो दुधवा नेशनल पार्क से होकर के गुजरेगी, जिससे यात्रियों को जो जानवर हैं या जो जंगल है नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश इससे पहले तीसरे स्थान पर था पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से, और अभी जो है उत्तर प्रदेश ये पहले स्थान पर आ गया है। और प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल हैं, तो 700 से अधिक, 700 प्लस यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि कहां कहां पर मेट्रो संचालित है, तो लखनऊ और कानपुर में तो पहले से ही मेट्रो संचालित है, और इसके बाद आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर में और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में मेट्रो संचालित की जा रही है, यानी इस पर काम चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने रसोइयों के मानदेय में प्रति माह कितने रुपए की बढ़ोतरी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपए का। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो रसोइया हैं उनका पहले मानदेय कितना था, तो 1500 रुपए उनका पहले मानदेय था, और अब उनका मानदेय बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया, तो 2000 रुपए प्रति माह उन्हें रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पर किन की बात की जा रही है, तो मिड डे मील में जो रसोइयां होती हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिजली से संबंधित। और इस योजना के तहत क्या है कि इसके तहत छोटे उपभोक्ता और किसानों को सरचार्ज में 100% की छूट दी जा रही है। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना है 21 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। और किसने शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों का सुंदरीकरण कराने से। यानी ये जो योजना है ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत क्या होगा, तो विद्यालयों का सुंदरीकरण किया जाएगा। यानी विद्यालय में पानी है या शौचालय है या इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इस योजना के माध्यम से पूरी कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम योगी ने कहां पर रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, चारुल चतुर्वेदी जेटली ने पिछले दिनों दुबई में आयोजित मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीता। चारुल उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर से।
और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चारुल चतुर्वेदी है ये दुबई में वर्तमान में रहती हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि मूल रूप से ये कहाँ की निवासी हैं तो ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हैं, जिन्होंने अभी दुबई में आयोजित मिसेज यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे ज्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश सरकार ने घरौनी देने के लिए किस योजना को शुरू किया, तो स्वामित्व योजना को शुरू किया है, इसी के तहत घरौनी दी जा रही है। अब दोस्तों ये जो स्वामित्व योजना है इसके तहत क्या होगा, तो गांव की आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली घरौनी में उनकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इससे क्या होगा, तो इससे संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर जो झगड़े होते हैं तो उसको जो है खत्म किया जाएगा। यानी गांव में अक्सर लड़ाइयां होती हैं कि जो है जमीन किसी और की होती है और उस पर कब्जा किसी और का होता है, लेकिन अब क्या होगा कि जिसकी जमीन होगी उसके नाम पर घरौनी होगी और उसकी पूरी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो घरौनी में मिलेगा। तो इससे लोगों को पता रहेगा कि हमारी जमीन जो है वो कहां कहां पर है और कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। आगरा में कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा। इस प्लांट की क्षमता कितनी होगी, तो 15 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, लेकिन शुरुआत में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जा सकेगा। हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल इस प्लांट में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग इसे पहले कानपुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी दे चुका है। यानी जो आगरा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा ये प्रदेश का चौथा प्लांट होगा। और इससे पहले कहां पर, तो कानपुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्त निर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, काशी विश्वनाथ मंदिर में। और दोस्तों ये जो कागज की चप्पलें हैं इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो सेवापुरी के गांधी आश्रम में ये तैयार किए जाएंगे। और इससे क्या होगा, तो इससे मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु आते हैं, तो गर्मी हो या सर्दी का मौसम हो, तो श्रद्धालुओं को नंगे पैर चलने में समस्या होती थी, क्योंकि गर्मी के समय में उनके पैर तपने लगते थे और सर्दी के मौसम में जो है उन्हें ठंडक महसूस होती थी। तो इस वजह से इन कागज की चप्पलों का निर्माण किया जाएगा। और किस मंदिर में इसका आरंभ किया गया, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमाल खान का। और दोस्तों ये जो कमाल खान है ये एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति जिसे इंग्लैंड के एक बगीचे में खोजा गया था, इसको भारत में 14 जनवरी 2022 को लाया गया है। मूर्ति को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा से 1980 के दशक में लोखरी के एक मंदिर से हटा दिया गया था। ये जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है, तो बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति ये बलुआ पत्थर में उकेरी गई पत्थर के देवताओं के एक समूह से संबंधित थी। और अब इस मूर्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा से इस मूर्ति को 1980 के दशक में हटा दिया गया था और अभी जो ये मूर्ति है ये इंग्लैंड देश से वापस भारत लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने किलो वजन का दुनिया का सबसे बड़ा ताला उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला ये कहां पर बना, तो उत्तर प्रदेश में ये बना है। इसका वजन कितना है, तो 400 किलो का ये ताला है, जो कि आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। अलीगढ़ के सत्यप्रकाश ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया, जिसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 6 फुट है। साथ ही ताले का वजन 400 किलोग्राम है। इस ताले को 30 किलो की चाबी से खोला और बंद किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4 फीट लंबी इसकी चाबी की लंबाई है। ताले को बनाने में कितने रुपए की लागत आई, तो 1 लाख रुपए की इसमें लागत आई है और 2 साल में बनकर के ये तैयार हुआ है। दंपत्ति इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भेंट करना चाहते हैं। ताले को अलीगढ़ की राजकीय, औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में रखा गया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला
कहां पर बना, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये बना है। और किसने बनाया, तो सत्यप्रकाश ने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मिलकर के इस ताले को बनाया है। इस ताले का वजन कितना है, तो 400 किलोग्राम इस ताले का वजन है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। और दोस्तों ये जो फूड पार्क होगा ये प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस फूड पार्क में दूध, कृषि उत्पाद और रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड जैसे उत्पादों की भंडारण क्षमता कितनी होगी, तो 20,000 टन इनकी भंडारण क्षमता होगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कथक नृतक। और दोस्तों ये जो पंडित बिरजू महाराज थे ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराने के नृतक थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे ये जाने माने और एक उत्कृष्ट कथक नृतक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, और ये उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य के लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराने के नृतक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री यानी AI ट्री नामक यह आविष्कार किसने तैयार किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहिब अली सलमानी ने। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री से क्या होगा, तो इस उपकरण को घर में, ऑफिस में या छोटी जगहों पर इसे रखा जा सकता है जो कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता है। दरअसल दोस्तों ये क्या करता है, जो उपकरण है तो ये आसपास से हवा को एकत्र करके उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री किसने आविष्कार किया, तो साहिब अली सलमानी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अत्याधुनिक UAV मानव रहित हवाई यान विक्रम ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने। IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी की ओर से ये अत्याधुनिक UAV यानी मानव रहित हवाई यान विक्रम ड्रोन तैयार किया गया, जो अब देश की सीमाओं और पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदा के दौरान निगरानी करेगा। वैज्ञानिकों ने ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार किया है जिसमें उड़ने के दौरान आवाज नहीं होती। हाल ही में वैज्ञानिकों ने श्रीनगर के पहाड़ों पर इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन व ट्रायल किया है। दोस्तों क्या है कि ये जो विक्रम ड्रोन है इसे पिछली साल तैयार किया गया था और पिछले वर्ष इसका जो वर्जन है वो इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं था और तब ये पेट्रोल से चलता था। और दोस्तों जब पिछले साल इसका टेस्ट किया गया था तो 42 किलोमीटर दूर पहुंचने का इसने रिकॉर्ड बनाया था 4 किलोग्राम वजन लेकर के। और अब क्या है कि अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया गया है, तो इस वजह से पहाड़ों के मौसम में इसे कोई समस्या नहीं होगी उड़ने में, और इसके साथ ही इसमें आवाज ना होने की वजह से इसे निगरानी के लिए सीमाओं पर भी तैनात किया जा सकेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो विक्रम ड्रोन है ये किसने तैयार किया, तो IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी से तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गौरव खन्ना द्वारा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर शुरू की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। 2022 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो अर्नोल्ड मर्कले और लुकास क्लेयरबॉट को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मिश्रित युगल में अगर देखा जाए तो भारतीय जोड़ी ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। तो तीनों यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे IPL 2022 के लिए लखनऊ टीम का कप्तान बनाया गया। यहाँ पे बनाया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, KL राहुल को। पहली बार IPL में लखनऊ की टीम खेलेगी। IPL 2022 के कप्तान कौन बने, तो KL राहुल IPL 2022 के कप्तान बने। KL राहुल टीम इंडिया के ओपनर हैं। वह लखनऊ टीम के कप्तान बनने के बाद IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। उन्हें सैलरी के रूप में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, तो विराट कोहली सबसे महंगे खिलाड़ी थे और 2018 में उन्हें 18 करोड़ रुपए सैलरी मिली थी। लखनऊ टीम IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम है जिसे RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो लखनऊ टीम है वो पहली बार
आईपीएल में खेलेगी। और आईपीएल 2022 के कप्तान कौन होंगे, तो केएल राहुल आईपीएल 2022 के लखनऊ टीम के कप्तान होंगे। और ये जो केएल राहुल हैं, ये इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे और इन्हें सैलरी के रूप में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और जो लखनऊ टीम है वो आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम है, जिसे आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कनहर सिंचाई परियोजना पूरी हो जाने के बाद यूपी के कितने गांव भारत के नक्शे से गायब हो जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 गांव। यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना दिसंबर 2022 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद कनहर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे तीनों राज्यों के कुल 21 गांवों का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनमें से जो 11 गांव हैं वो यूपी के सोनभद्र में दुधी विधानसभा के हैं। इस बार इन गांवों में 7 मार्च 2022 को आखिरी बार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। ये गांव सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के नक्शे से गायब हो जाएंगे। यानी अभी जो चुनाव होने वाला है तो ये आखिरी बार चुनाव होगा इन गांवों में, क्योंकि इसके बाद जो गांव हैं इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कनहर सिंचाई परियोजना का काम 1976 में शुरू हुआ। सिंचाई विभाग के अनुसार साल 1984 से 2000 तक परियोजना का काम बंद रहा और 2001 में फिर से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कनहर सिंचाई परियोजना का काम जो है वो कब शुरू हुआ, तो 1976 में शुरू हुआ और दिसंबर 2022 में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, इतना समय क्यों लगा, तो इसलिए क्योंकि 1984 से 2000 तक ये परियोजना बंद रही और 2001 में इसे फिर से शुरू किया गया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो कनहर सिंचाई परियोजना है इसके शुरू हो जाने से उत्तर प्रदेश के कितने गाँव का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा, तो 11 गाँव का। और ये जो गाँव है ये सोनभद्र के दुधी विधानसभा के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। और दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियां विषय पर जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कब शुरू हुआ था, तो 19 जनवरी से 21 जनवरी तक, 19 से लेकर के 21 जनवरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आजमगढ़ के देवेश चंद्र श्रीवास्तव को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम का। आजमगढ़ के देवेश चंद्र श्रीवास्तव को मिजोरम प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया। जो देवेश चंद्र हैं ये कोलघाट गांव के निवासी हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव मिजोरम के डीजीपी बनाए जाने के पूर्व दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में विशेष आयुक्त के पद पर तैनात थे। दोस्तों, इससे पहले अगर देखा जाए तो आजमगढ़ के ही इंद्रदेव शुक्ला को गोवा का डीजीपी बनाया गया था। ठीक है, तो दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं, इंद्रदेव शुक्ला और देवेश चंद्र श्रीवास्तव। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी इंद्रदेव शुक्ला आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मल्लूपुर गांव के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो जो देवेश चंद्र श्रीवास्तव हैं इन्हें मिजोरम का डीजीपी बनाया गया और जो इंद्रदेव शुक्ला हैं इन्हें गोवा का डीजीपी बनाया गया और ये दोनों ही आजमगढ़ के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के लिए नामांकन के तौर पर प्रस्तुत किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया। अब ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से कितने मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर से वाराणसी के बीच दिव्यकाशी ट्रेन चलाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से। यानी दिल्ली और वाराणसी के बीच एक दिव्यकाशी ट्रेन चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को पीएमआरबीपी से सम्मानित किया, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8 बच्चों को। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं ये 2021 और 2022 के दोनों मिलाकर के बच्चे हैं।
अगर 2022 में केवल देखा जाए कि कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश से, तो 3 बच्चों को। कौन कौन से? तो अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा में, चंद्रधारी सिंह चौधरी एवं जिया रॉय इन्हें खेल के लिए। ठीक है, 2022 में 3 बच्चों को चुना गया और 2021 में 5 बच्चे चुने गए थे। कौन कौन से? तो व्योम आहूजा कला और संस्कृति के लिए, कुंवर दिव्यांश सिंह वीरता के लिए, चिराग बंसाली नवाचार, मोहम्मद शोएब शैक्षिक और मोहम्मद रफ़ी खेल के लिए। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखनी है, 2021 के लिए 5 बच्चों को और 2022 के लिए 3 बच्चों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। संजीव गोयनका ग्रुप की इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था और केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और भारत के अनकेप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली जो लखनऊ टीम है इसके नाम की घोषणा की गई है और इसका नाम क्या रखा गया? तो लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम रखा गया और इस टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो केएल राहुल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इसके अलावा जो पूर्व सीडीएस हैं जो कि शहीद हो गए हैं बिपिन रावत, उन्हें भी इस पुरस्कार में शामिल किया गया और उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म विभूषण मिला। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। तो अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर कि साल 2022 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उनमें से अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने पद्म पुरस्कार उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पद्म विभूषण तो राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए, कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य के लिए। तो 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया उत्तर प्रदेश में। पद्म भूषण किसे दिया गया? तो राशिद खान को कला के क्षेत्र में, विशिष्ट त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन है? तो यहाँ पर ये सारे नाम दिए गए हैं। इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दस्तक अभियान। और दोस्तों ये जो दस्तक अभियान है इसे किस लिए शुरू किया गया है? तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? तो ये है शिवांगी सिंह। और दोस्तों ये जो शिवांगी सिंह है ये कहाँ की निवासी हैं? तो मूल रूप से अगर देखा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इनका जन्म हुआ, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये कहाँ पर रहती है? तो ये वाराणसी में रहती हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, तो वो थी भावना कंठ, जिन्होंने 2021 की आईएएफ की झांकी में हिस्सा लिया था। लेकिन जो शिवांगी सिंह है ये भी पहली महिला बनी, तो ये किस क्षेत्र में बनी? तो पहली राफेल फाइटर जेट पायलट ये बनी है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट तो शिवांगी सिंह, और अगर वैसे पूछा जाए कि पहली महिला पायलट आईएएफ की झांकी में हिस्सा लेने वाली तो भावना कंठ। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर देश के कुल 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक या सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 79 यानी 79। तो दोस्तों ये थे जनवरी महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।